एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। सो भाई, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड आज मैं आप लोग को कोई टॉपिक पढ़ाने वाली नहीं हूँ। सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास में कैसे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की जाए। 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग इस बारे में बात करेंगे, इसीलिए कि आप पूरा साल बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को प्लान करो। और किसी भी चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, देखो, कुछ भी आप काम करो, कंप्लीट तो होता ही है, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसका पहले से एक मैप बनाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो बहुत अच्छे से वो अपना क्रिएट होता है, बहुत अच्छे से काम कंप्लीट होता है। एक घर की ही बात कर लेते हैं। जब घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले आप एक नक्शा बोलते हैं, जिसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं, तो बनवाते हैं ना, किसी आर्किटेक्चर से बनवाते हैं ऐसा करके। तो क्यों, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसे ही बना दो, कहीं पे कुछ भी बनाओगे तो बन तो जाएगा, लेकिन वो घर घर नहीं रहेगा। कहीं पे उसका किचन है, कहीं पे उसका वॉशरूम है, मतलब क्या ही स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जब पहले से प्रॉपर डिजाइन करके बनाते हो कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम रहेगा, तो आप अपना स्पेस भी बचाते हो और अच्छे से कंस्ट्रक्शन भी होती है। सो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा उस पर टाइम लगाओ कि कैसे हमें इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करना है, पूरा 12th किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, जिससे हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैंने लिखा है क्लास 12 स्टार्टिंग से प्लान टू गेट 90% बोर्ड्स। देखो, 90% तो लिख दिया है। जब आप अच्छे से प्लानिंग करोगे ना, और 12th मुझे आसान लगती है। बहुत सारे बच्चों, आप लोगों को भी आसान लगेगी। मतलब जब आप कर रहे हो तो डेफिनिटली आसान नहीं है, लेकिन जब आप बाद में पूरा जर्नी करके निकलते हो ना, और बाद में देखते हो कि वाओ, किस तरीके से काम किया, तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप काम करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अच्छे से स्टडी करोगे, अकॉर्डिंगली प्लान करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। सो इट विल डिपेंड कि आप लोग किस तरीके से स्टडी करते हो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगी, बहुत आराम आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला टास्क हम डिस्कस करेंगे, सो दिस इज टाइम फॉर चेंज, की सिलेबस प्रिंट आउट, सॉरी, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। अब बच्चों को लगता है कि क्या करेंगे मैम, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के क्या करना है? हम क्लास 12, और ऐसा नहीं है, जो भी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो ये सारा काम हमें अभी ही करना है। आप लोगों के 11th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, 12th स्टार्ट होने वाला है। तो दिस इज द टाइम कि आप सबसे पहले टास्क क्या करोगे, अपने 12th क्लास का जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट निकलवाओगे, सारी सब्जेक्ट्स का। मतलब मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बात करने वाली हूँ, कि सारी सब्जेक्ट्स के सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओगे आप। होता क्या है, आपको पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है, ठीक है। कभी गलती से कुछ ऐसा टॉपिक है जो टीचर ने नहीं पढ़ाया, मतलब मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल मैं भी सिलेबस से देखकर ही पढ़ाने वाली हूँ, बट किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ हो गया, पहला पॉइंट, तो एटलीस्ट जब आप अपना सिलेबस अपने सामने होगा और जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आप उसमें मैच कर सकते हो कि अच्छा, हमारे यार सारे टॉपिक हो चुके हैं, है ना। कोई भी टॉपिक बचेगा तो आप उस पर आराम से अपना वापस से काम कर सकते हो कि ये टॉपिक नहीं हुआ, तो आप अवेयर हो। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरे पास सिलेबस ही नहीं होगा, प्रिंट आउट ही नहीं है, जितना हो गया उतना ही अपने को लगेगा वाओ, यही हमारा सिलेबस है। क्लियर? तो सबसे पहले पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। और इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करने स्टार्ट करते हो, या अपना चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप प्रॉपर ऐसे चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो, और साथ में उधर सिलेबस में ना येलो मार्कर से आप अपना हाईलाइट करते जा रहे हो, तो एक अच्छी फीलिंग आती है ना, वाओ, मैंने इस चैप्टर में ये कंप्लीट कर लिया। और वहां पे जो भी पोर्शन बचेगा तो आपको पता होगा कि ये पोर्शन मुझे करना है। क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि वो एग्जाम में जाते कहते अरे ये वाला टॉपिक तो हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, है ना। सपोज करो हिंदी में, इंग्लिश में, किसी और सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में किसी टीचर ने गलती से आपको कोई टॉपिक छोड़ दिया, या ये बाद में पढ़ाएंगे ऐसा बोल करके छोड़ दिया, या क्या आप लोग बता देना तब पढ़ाएंगे, ना आपने ध्यान दिया क्योंकि आपको भी पता नहीं था, और उधर भी रह गया। और एक स्टूडेंट कहता है कि भाई ये तो टॉपिक था ही नहीं अपने सिलेबस में, वही आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं नहीं, सिलेबस में देखो प्रिंट आउट निकलवा के। तो ये गलती नहीं हो, इसीलिए आप सबसे पहला टास्क क्या करोगे, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालोगे। आपके घर पर प्रिंटर है तो आप अपने घर पर निकालोगे, नहीं तो मार्केट जाकर के निकालना है वो भी करोगे। कोई आलस नहीं करना कि मैं मार्केट कैसे जाए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट जाने में, तो इजीली यू कैन गो। तो आप अपना सबसे पहला टास्क क्या करना है, अपने को प्रिंट आउट निकलवाना है। ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहला टास्क अपने को प्रिंट आउट निकलवाने का करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मेरे सामने है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। सबके पास एनसीईआरटी होती है, सबके पास एनसीईआरटी होती है, ऐसा कोई बालक होगा, मुश्किल ही होगा जिसके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं होंगी।
11th में भी आपने स्टडी किए, 12th में भी हमें ये सारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना अच्छे से कवर करनी है। मतलब अच्छे से का मतलब होता है कि आप कम से कम 3 to 4 टाइम रिवाइज करोगे अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। ये हम वो स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर रहे कि आज के 3 महीने बाद मेरे एग्जाम्स है या आज के 15 दिन बाद मेरे एग्जाम्स है। हम लोग ये स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं जब हमारे एग्जाम्स अभी आफ्टर 1 ईयर होंगे, जिसको 1 ईयर भी नहीं बोलेंगे, मैं अभी उसका भी आपको कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। देखा जाए तो अपने पास हम लोग 10 मंथ्स मान करके चलें, पूरा 1 ईयर तो नहीं होता ना, वो कहने के लिए 1 साल होता है कि 1 साल है। 12 स्टार्ट हो गई, चलो जी 1 साल है अपने पास। 1 साल होता है क्या? अपने पास आइडियली 10 मंथ्स होते हैं और 1 महीने में 30 दिन ऑन एवरेज आप मान के चलो, तो हमारे पास 300 डेज हैं। ये दिमाग में रखना अपने कैलकुलेशन, 1 साल की कैलकुलेशन दिमाग में मत रखना कि हमारे पास 1 साल है, हमारे पास 1 साल है। 1 साल सुन के ना अच्छा फीलिंग होता है, अरे वाह 1 ईयर बहुत सारा टाइम है। वी हैव ओनली 300 डेज, जिसमें से आपने 5 डेज भी खराब कर दिए, मतलब आपका देख लो कितना काम मतलब 5 डेज छोड़ो, 3 डेज भी खराब किए, आपका 1% खराब हो गया। मतलब 5 डेज की हम बात करें, 6 डेज की, तो 2% गया। तो बहुत केयरफुली हमें हर दिन को यूटिलाइज करना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन अपने को बनानी है कि वी हैव ओनली 300 डेज, और ये जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है हमें इसका 3 to 4 टाइम रिवीजन करना ही करना है। अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ज़्यादा इसके लिए एनसीईआरटी के लिए मैं आपको डिटेल में बात नहीं करने वाली, उसके लिए छोटी सी वीडियो बनेगी या फिर हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बट एनसीईआरटी तो हमें बहुत अच्छे से करनी है। एक एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक हमें ऐसा हो कि क्वेश्चन देखते कि अच्छा ये तो मैं ट्राई किया था, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सब कहते हैं ना गॉड बुक्स हैं। ये हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम्स के लिए लाइक गॉड बुक्स, कि हर क्वेश्चन हमने 1 से 2 बार किया हो, सिंपल से सिंपल, और डिफिकल्ट क्वेश्चन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें हमें स्ट्रांग बनती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से, हार्डली ऐसा है कि मतलब 100% में से 1% स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, 1% क्राउड भी नहीं होगा जो सिर्फ एक बार अपना एनसीईआरटी करे या कोई भी बुक एक बार करे और वो फोड़ दे, नहीं फोड़ सकता। तो इसीलिए हमें अच्छे से अपनी क्लास में जब आप पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी बुक्स, जब आपकी क्लास सब्जेक्ट्स पढ़ाई जा रही हैं, तो साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जब आपकी क्लासेस आपकी चल रही हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, कभी किसी और के शॉर्ट नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहो। ज़्यादातर बॉयज़ ऐसा करते हैं, गर्ल्स की हैबिट होती है ज़्यादा मेहनत करने की, पढ़ाई करने की, वो मुझे ऐसा लगता है, बट वो शॉर्ट नोट्स फिर भी बनाते हैं और बॉयज़ बहुत कम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सबको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, किसी से मांगने नहीं है कि भाई अपने नोट्स दे देना, एक बार को रिवाइज करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स को जब रिवाइज करते हो और वो आपने ही बनाए हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब खुद से लिखी हुई चीज़ अपने को पता होता है कि अपने क्या क्या लिखा था और क्यों लिखा था, है ना, क्यों सबसे पहले आता है। और जो अपने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को डिफिकल्ट लगे हैं या अपने को क्वेश्चन नहीं आए थे या अपने टीचर ने इंपॉर्टेंट लगवाए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। ये सारे क्वेश्चंस को अपने को इंक्लूड करना है अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, कि जब हम रिवीजन करने जाएं तो हमें अपने अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे फ्रेंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो खुद लिखेगा। आप उसके नोट्स पढ़ने बैठोगे तो उतना ना तो आपको मज़ा आएगा, ना ही फील आएगी, और ना उतना अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि जो आपको नहीं आता था वो आपके फ्रेंड ने नहीं लिखा, उसने वही लिखा है जो उसको नहीं आता था। तो अभी से हैबिट बना लो कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं, डेली का डेली। जो आज की क्लास में जो हुआ, आपने जो भी पढ़ा, उन सभी का आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और किसी दिन रह जाता है, सपोज किसी दिन आपसे छूट गया, तो आपको गिल्ट में होना चाहिए, मतलब खुद की अरे यार आज तो रह गया, नींद नहीं आए, ऐसा आपको सिनेरियो होना चाहिए कि आज हमने ये काम कंप्लीट नहीं किया। हर दिन का दिन कंप्लीट करना ही करना है, तो कोई बात नहीं, अपना नेक्स्ट दिन लगा करके उसको फिर कंप्लीट करो, ये स्किप नहीं करना। क्योंकि कोई भी चीज़ का रूटीन जब ब्रेक होता है ना, वापस रूटीन बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो मैं कोई भी रूटीन ब्रेक नहीं होने देना है। कोई रूटीन गलती से ब्रेक हो गया, कुछ भी सर्कमस्टांसेस बन गए, तो हमें वापस इसको रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको अच्छे से करना है, और साथ के साथ जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उनका अपने को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मंथली, वीकली, डेली गोल्स,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक गोल्स डिसाइड नहीं होंगे, हमारा डेस्टिनेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चलते जाएंगे, हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, है ना। तो इसीलिए मैं आपको आई थिंक अपनी जब भी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ आपको बोलती हूँ कि अपनी डेस्टिनेशन जो है पहले से डिसाइड करके रखो। 300 डेज मैंने अभी बताया था, ठीक है। मंथली गोल, वीकली और डेली गोल्स हमें पहले डिसाइड करने हैं। मंथली गोल की यार मुझे ना अपना जो भी मेरे पहले मंथ में कवर हो जाएगा सिलेबस, वो मुझे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो सपोज आपका 1 वीक में जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, उनको आप करोगे कि मुझे पूरे 1 मंथ में ना इतने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। पहले महीने में आपको रिवाइज करने के लिए कम होगा, फर्स्ट मंथ में रिवाइज करने के लिए अपने पास कम होता है, सॉरी 1 मंथ, पहले महीने में रिवाइज करने के लिए अपने पास जो है मटेरियल कम होगा, लेकिन सेकंड मंथ में बहुत सारा हो जाएगा। तो ये जो मंथली वाला गोल है ना वो सेकंड मंथ से अच्छे से वैलिड होगा। वीकली गोल, वीकली गोल कैसे बनाने हैं कि जो भी आप एक संडे अपने लिए ना पूरे वीक में एक दिन अपने लिए रखोगे, जिस दिन आप किसी की नहीं सुनोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे, ये आपका वीकली गोल होना चाहिए। और मीनवाइल हमेशा याद रखना, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, नॉट इवन योर टीचर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं जो बताऊंगी करना है, बट जितना आप खुद की चीज़ों को खुद प्लान करोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे। मैं भी जब आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर बताती रहूंगी किस टाइम पर क्या करना है, बट जितने एफर्ट्स डाल करके कोई बंदा काम करता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। सो सबसे पहले वीकली गोल में आपको ये तो फिक्स करना ही करना है कि एक वीक में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आप किसी की नहीं सुनोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे। किसी की नहीं सुनोगे से मतलब है कोई क्लास कोई कोचिंग कुछ अटेंड नहीं करोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे। मैं सिर्फ इनपुट डालती जाऊँ, उसका कोई आउटपुट नहीं निकालना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। जितना आपने 6 डेज में इनपुट लिया उस दिन एक दिन बैठो, पूरा रिवाइज करो विद एग्जाम्पल सब कुछ, और या पहले ही दिन से हैबिट लगा लोगे फर्स्ट डे से कि रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवाइज। देखो हर बच्चा आज के टाइम पे कौन बच्चा नहीं है जो क्लास नहीं लेता, जो कोचिंग्स नहीं लेता, जिसके लिए क्लासेस स्कूल में कोचिंग्स में ऑनलाइन कितना कुछ अवेलेबल है, हर कोई पढ़ता है। तुम्हें लगता है कि कोई बच्चा होगा आज के टाइम में जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी बहुत कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे जो है अपना 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आ पाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब एक ही टीचर है जो 100 200 300 500 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से हार्डली 10 20 25 बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, 10 20 25 तो बच्चे बिल्कुल ही अच्छा स्कोर नहीं करते। तो क्या रीजन है इसके पीछे? यही डिफरेंशिएट करता है रिवीजन। आप कितना सेल्फ स्टडी करते हो अकॉर्डिंगली, दैट इज लाइक इम्पॉर्टेंट। तो ये वीकली वाला तो अपने को बनाना ही बनाना है अपना एक, कि हमें हफ्ते में एक दिन वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको सैटरडे रखना है, संडे रखना है, जो भी दिन आपको सुटेबल है उस दिन आप पूरे वीक में जो पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करोगे। फिर मंथली गोल बनाओ कि मुझे एक मंथ में 3 चैप्टर्स का आर डी शर्मा कंप्लीट करना है, मुझे 3 चैप्टर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करना है। ये जो 2-3 बुक्स हैं जो हमें अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ कंप्लीट करनी होगी। अकेले एनसीईआरटी से आप 100% लाना पॉसिबल नहीं, अकेले एनसीईआरटी करने से। एनसीईआरटी पूरा करोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स बट नॉट 100%। तो इसके लिए कुछ कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपना गोल्स डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आप कंप्लीट करोगे तभी तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स जो है मीट कर पाएंगे। आप हर हफ्ते रिवाइज करते जा रहे हो, हर हफ्ते रिवाइज करते जा रहे हो। जैसे पहले वीक में जो पढ़ा है आपने पूरा रिवाइज कर लिया, दूसरी वीक में जो पढ़ा है वो आपने रिवाइज किया, तीसरे वीक में तो आपने 4 वीक का वीकली रिवाइज किया, लेकिन पूरे एक साथ रिवाइज नहीं किया। मतलब जो पहले वीक में पढ़ा उसको मुझे रिवाइज किए हुए 3 वीक्स हो चुके हैं। तो पूरे के पूरे मंथ का फिर आप बैठ करके एक दिन रिवीजन करोगे ऐसे करके। तो जितना इजीली आप रिवीजन कर पाओगे ना, क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने पहले भी एक बार रिवाइज कर रखा है। और शायद इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था
कि रिवीजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। 3 to 4 टाइम रिवीजन इसी तरीके से होता है कि पहले एक बार वीकली आप करते चल रहे हो, फिर मंथली आप करोगे, फिर क्या होगा, आपने 3 मंथ्स क्वार्टर प्लान्स बना रखे होंगे, इसी बीच में आपके स्कूल्स में एग्जाम्स आते रहेंगे, टेस्ट, यूटीज, ये सब, और फिर अपना हाफ ईयरली। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना रिवीजन करते चलेंगे, और विदाउट रिवीजन तो अपना कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, जस्ट लाइक दैट कि आपको उसको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तभी वो आप उसका फ्रेश रख पाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगिनिंग, क्या मतलब है इसका? हमें अभी के अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। ऑनलाइन आपके पास मिल जाते हैं तो ऑनलाइन, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना अपने पास पेपर में रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेंगे बाद में भी रिवाइज करने के। अभी तो आप कर लोगे, फिर बाद में कहाँ से लाओगे? तो प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास होने चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपने एक बुक खरीद ली, मैम इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पेपर्स नहीं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज, और अभी लेना है अपने को। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इनको अभी परचेज कर लो फ्रॉम बिगिनिंग। इसीलिए मैंने लिखा है कुछ चीजें कि मैं भी आपको बताऊं कि फ्रॉम बिग मतलब अभी खरीद लो। बच्चे क्या करते हैं, इधर जाएंगे अक्टूबर में, उनको याद आता है कि अरे ये भी तो ले लेते हैं, और तब तक सोचो अक्टूबर, अभी हम लोग 4-5 महीने बाद हम जा करके लेंगे, अक्टूबर में जा करके लेंगे, तो ऑलरेडी हमने 4-5 मंथ से निकाल दिए ना। ऐसा तो नहीं कि अभी हमने सपोज करो 100 के पेपर्स आ रहे तो उस टाइम पे वो 90 के मिल जाएंगे, उस टाइम हो सकता है 100 की जगह 120 का मिले, तो मनी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट बढ़ ही जाएगा। तो बेटर है कि जो काम हमें कल करना है वो हम आज करें। अभी आप खरीद लेते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो अभी जो आपके चैप्टर्स चलेंगे साथ के साथ, इनका क्या बेनिफिट है कि जो भी आपके चैप्टर्स कवर होते जाएंगे, स्कूल में जो पढ़ाया, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा जिस भी सब्जेक्ट में, आप उसी सब्जेक्ट का उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करोगे, उसमें सिर्फ उसी चैप्टर से रिलेटेड क्या होंगे, अपने क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया, चलो एक बार पेपर के सारे क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें पेपर ही देना है ना, हमें अपना बोर्ड का पेपर देना है, तो कितने क्वेश्चंस आपसे एक बार में लगेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। तो सबसे अपना मैंने क्या बोला, एक सबसे पहले बताया कि अपने को सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है, तो आज कल परसों 2-3 दिन का टाइम लो, अभी के अभी वो काम करना है, भूलना नहीं है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ, एंड ये भी अपने को लेना है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैं आपको नहीं भी बोलूंगी कि मैं परचेज करो मत करो, फिर भी आप लोगे, लेकिन कुछ चीजें हैं ये मैं आपको एम्फेसाइज नहीं करूंगी तो कुछ बच्चे नहीं लेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज ले लो, और जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए, टाइम निकालो, टाइम निकालना ही पड़ेगा, और उसका अपने को प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। तो सपोज करो 40 में से आपसे 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो जाते, तो कॉन्फिडेंस कहाँ बूस्ट हो जाएगा। और जो 15 क्वेश्चन नहीं हुए, वैसे तो नहीं ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल जो 15 क्वेश्चन नहीं हुए, वो सोचो कि क्यों नहीं हुए, इसके लिए एक्स्ट्रा में मुझे और क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी पड़ेंगी, है ना। तो मैं भी आपको और कोई बुक्स लेने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर.डी. शर्मा की बातें बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी तो अपने पास होगा ही होगा, एंड हमें ये प्रीवियस ईयर पेपर भी लेने हैं, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज, हमें चैप्टर वाइज लेने हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर होते चलेंगे, और हम चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम फटाक से अपना प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करेंगे, और आराम से करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कितने कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद और उसको रिवाइज करके फिर ट्राई करेंगे। इसीलिए तुम लोग आज कल परसों जल्दी से फटाफट से ये अपना परचेज कर लो, ठीक है। अब बात आती है योर ओन प्रॉपर नोट्स फ्रॉम बिगिनिंग। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा तो आइडिया दे ही दिया था कि अपने प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स में भी ना ऐसे जितना आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, उतने आपको चीज़ें रिफाइन होकर के सामने आएंगी। कुछ बच्चे मैंने देखा, एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और इसके साथ फिर इनको रिवाइज करते हैं ना, वो सुपर शॉर्ट नोट्स भी बनाने बैठ जाते हैं, और एक्चुअली ये उनको हेल्प कब करते हैं, एग्जाम टाइम पे। मतलब वो इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं ना बेटा, सोचो उन्होंने पहले अपना क्लास में पढ़ाया तब रिवाइज किया, फिर उन्होंने वीकली में रिवाइज किया, अपना मंथली में रिवाइज किया, और रिवीजन करते टाइम वो अपना शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि जिसमें हम, जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो हम हर चैप्टर से रिलेटेड
फॉर्मूलाज तो लिखेंगे लिखेंगे, और क्वेश्चन करते टाइम जो भी कॉन्सेप्ट यूज में है उस कॉन्सेप्ट को स्टार मार्क करके हम लिखते जाएंगे। एंड इसके साथ जो हमारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स में, जब हमने एक बार शॉर्ट नोट्स को फिर रिवाइज किया तो वहां से जो हमें लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें कैसे पता चलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को करते हो आप लोग, तो वहां पे कोई क्वेश्चन आपको बार बार दिखता है, कोई पैटर्न बार बार फॉलो होता हुआ दिखता है कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, तो वो समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बार बार जो क्वेश्चन रिवाइज हो रहा अपना रिपीट हो रहा है उधर इनमें सुपर शॉर्ट नोट्स में उसको डाल दो, क्योंकि जो क्वेश्चन अपना 4 से 5 बार आ चुका है लास्ट कुछ सालों में, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना इधर पेपर में आ सकता है। इसीलिए उसको इधर सुपर शॉर्ट नोट्स में डाल दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें रिवाइज करके जाना ही जाना है। सपोज करो आपने एकदम से रिवाइज किया सुबह उठ के और शाम को पेपर देने गए दिन में, और वही क्वेश्चन उठ के आ गया, कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है कि वाओ। ऐसा होता है ना कि दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, कि तुमने आज सुबह ही पढ़ा है, आ गया चलो जी लिख दो, मतलब टाइम बच गया अपना। क्योंकि सबको पता है मैथ्स का पेपर लिखने बैठो कितना टाइम लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन में एक में भी फंस गए ना, वही 20-25 मिनट कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। तो अपने को ये भी क्रिएट करने हैं साथ की साथ, और ये ऐसा नहीं कि पहले दिन ही क्रिएट हो जाएंगे, ये आप कम से कम महीना लगाओगे स्टडीज पे, आराम से पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे, तब जाकर के आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्रिएट करने हैं। कि हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, जब हम शॉर्ट नोट्स की रिवाइज कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी रिवाइज कर रहे हैं, और हमें फील होता है कि हमें दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन का पैटर्न जो है बार बार आ रहा है। क्योंकि इसकी हम बात करें, थ्योरी ऐसा कोई वास्ट नहीं है, थ्योरी लिमिटेड ही है हर चैप्टर के अंदर, तो उसी थ्योरी में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हर ईयर में ही पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप इधर पुट कर दोगे। और ये वाले वो नोट्स होंगे जिनको हम आज एग्जाम में अपना दिन में तो सुबह एक बार रिवाइज करेंगे, सुबह एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ये उस पर्पज से बनेगा। तो ये नहीं सोचना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे अभी तो 12th स्टार्ट हो रही है, आराम से करेंगे, क्या जल्दीबाजी है, अभी तो 1 साल पड़ा है। 1 साल नहीं है, पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, वी हैव ओनली 300 डेज, ठीक है। और 300 डेज को आप परसेंटेज वाइज बात करें तो मतलब 3 डेज इज इक्वल टू 1%, क्लियर, 3 डेज इज इक्वल टू 1%। तो आपने कभी भी 3 दिन बर्बाद किए तो 1% का है, 3 दिन, और 3 दिन तो ऐसे कोई भी त्योहार आ जाता है चला जाता है। तो मतलब हर एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सीबीएसई के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई को ही लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, खूब सारा रिवीजन करना है अपने को, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और हमें अपने गोल सबसे पहले डिसाइड करने हैं। और यहाँ पर आओ, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बच्चे करते क्या हैं, जैसे पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को खूब पढ़ेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद उनका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिंदी हो गया किसी का, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, उनको पढ़ते ही नहीं है। और फिर एग्जाम टाइम आता है, फिर उनको पढ़ने बैठते, फिर कहते हैं मैम ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कैसे पढूं। इंटरेस्ट कब आता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा वक्त देते हो, रेगुलर वक्त देते हो पढ़ने में, तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। जब मुझे मेरे को कोई कहे कि ये आपको सपोज करो पॉलिटिकल साइंस दे दे मुझे, ठीक है, कि मैम ये आपको पढ़ना है, इसका एग्जाम देना है, 10 दिन है आपके पास, इसको पढ़ो आराम से, क्या हाल होगा मेरा, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो फीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो दिमाग पे बर्डन कि 10 डेज आई हैव ओनली, प्लस पॉलिटिकल साइंस मैंने कभी पढ़ी नहीं, मतलब ऐसा कि स्टार्टिंग से पढ़ी नहीं मैंने, है ना, जब ईयर स्टार्ट हुआ टाइम ही नहीं दिया उसको, तो 10 दिन में कैसे इतना सिलेबस कंप्लीट होगा, और कोई इतने खास इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी नहीं लगते अपने को, तो लगेगा ना कि ये क्या दे दिया। और यही मैं, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कितनी भी नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, आप हर दिन उसको टाइम देते हो थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को अपने को टाइम देना है, तो एक वीक में हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक बार देखना है। मतलब मेनली अपना जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिंदी हो गया किसी का, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, अपना फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये इनके अलावा जो भी अपने हैं और संस्कृत उर्दू जिसके भी हैं, सबको वीक में एटलीस्ट एक बार टाइम देना है।
एटलीस्ट वंस इन अ वीक, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, कम से कम एक बार तो अपने को हफ्ते में इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, सारी सब्जेक्ट को वीक में एक दिन टाइम देना है, जिससे जब आपके एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे इसको पढ़ते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इन सब्जेक्टों को पढ़ना स्टार्ट किया एग्जाम से 15 दिन पहले, महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप महीने भर कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आराम से आप 80 से 85 स्कोर कर दोगे आउट ऑफ 100, ठीक है, अच्छा स्कोर है, नॉट बैड स्कोर। बट वही इन सब्जेक्ट को मैं कहती हूँ आप पूरा टाइम हर हफ्ते में एक दिन भी दे करके चलते हो हर एक सब्जेक्ट को, मतलब हर हफ्ते में एक दिन आपने एक ही दिन रख लिया कि आज मैं पीसीएम नहीं पढ़ूंगा या पीसीबी नहीं पढ़ूंगा, पीसीएम भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं इन चारों सब्जेक्ट को ध्यान दूंगा। और ऐसा भी नहीं कि 4 सब्जेक्ट ऐसे 4 तो होंगे भी नहीं, किसी के 2 कोच, किसी का ज़्यादातर 2 ही होती हैं, तो 2 सब्जेक्ट को पूरा दिन बहुत नॉर्मल है। तो आप इन सब्जेक्ट में बहुत इजीली 95 to 100% ला सकते हो। तो मुझे बताओ क्यों अपने को इन सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज को डाउन करना है? क्योंकि बहुत हल्का सा पढ़ने से ये सब्जेक्ट आपका स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। और 12th की परसेंटेज चाहे आप मानो ना मानो, किसी भी इंटरव्यू में आफ्टर कॉलेज जब भी बैठोगे, कहीं भी आप अभी कॉलेज में जाओगे तो पहला काम यही होगा कि 12th की परसेंटेज क्या, सब कोई पूछने वाले हैं। लेकिन कॉलेज के बाद भी आपसे कॉलेज की परसेंटेज बाद में पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपका 12th और 10th में कितना परसेंट था। किसी भी इंटरव्यू में आप बैठते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, कहीं पर भी आप जाते हो, तो सबसे पहला काम जो है ना आपसे पूछी जाती है परसेंटेज, दैट इज लाइक 12th एंड 10th। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बाद में पूछते हैं। तो इन सब्जेक्ट की वजह से आप यहाँ पर इनको सिर्फ 30 to 45 डेज में स्टडी करोगे तो आप इतना मार्क्स आराम से स्कोर कर दोगे। ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल स्कोर करोगे, लेकिन वही मैंने बोला कि इनको हम एक रिदम में लेकर के चलें। हर हफ्ते में एक दिन हम इनको स्टडी करेंगे अच्छे से, तो हम इजीली 95 to 100% ला सकते हैं, इजीली 95 to 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो ना, आपके 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, एक एक नंबर से परसेंट डाउन होती है। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को इक्वली हमें अटेंशन देनी है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मुझे पता है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगी अभी, इसलिए बच्चे कॉम्पिटिटिव में लग जाते, बट एक दिन में हमें इन 2 सब्जेक्ट, इसमें से किसी की 2 सब्जेक्ट जो भी होंगी उनको टाइम देना है। पूरा दिन भी देते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा दिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो अलॉन्ग विद वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी लाइक पीसीएम में तो यू कैन, बट इनको तो टाइम देना ही देना है। ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं और क्यों उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। उनको बोला जाता है कि बेटा आराम से महीने पहले पढ़ लेना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल ये अच्छे मार्क्स हैं, मैंने कब कहा बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं है, बट किसी ने ये नहीं बोला कि इतने दिन पहले पढ़ लेना और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। किसी ने ऐसा बोला हो तो बताओ मुझे कि महीने 1.5 महीने पहले पढ़ लेना 100% मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। यही बोलते हैं सारे कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स और 100% मार्क्स में डिफरेंस है, कम से कम नहीं तो 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस है। वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो तुम हफ्ते में एक दिन, वो भी 4 घंटे लगा करके पढ़ लो। 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को, सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं हम, जिसमें हम अपना रेगुलर सब्जेक्ट्स ना पढ़ करके ये साइड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए ये भी मैटर करते हैं। तो आराम से जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख करके लेकर के आई हूँ बेटा। ये भी आप अपने पेपर पर लिख करके अपने वॉल पर जहाँ पर भी आप बैठोगे स्टडी के लिए, क्योंकि अभी 1 महीने 2 महीने शायद आपको मेरी बातें याद रहे, फिर आप भूल जाओ। तो बातें भूलने ना, इसके लिए उनको भी एक बार सामने लिखा होता है तो याद रहती हैं बातें कि मैम ने ऐसा क्यों बोला था, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। रेगुलर रिवीजन के बिना तो इस लाइक ही कुछ नहीं। इट्स लाइक सुपर 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये तो आपको खुद समझ में ही आ गया होगा कि मैं इतनी देर से बार बार रिवीजन पर फोकस कर रही हूँ, बार बार रिवीजन पर फोकस चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ भाई। सो रिवीजन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमें गोल्स बनाने हैं, मंथली, वीकली और डेली वाले गोल्स। रिवीजन जो है, जब भी आप अपने एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो कम से कम 5 to 6 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए। किस तरीके से होता है?
पहले तो हम वीकली रिवाइज कर रहे हैं हर टॉपिक को जो भी हमने एक वीक में कवर किया है। फिर हमने मंथली रिवीजन का गोल रखा हुआ है, 2 बार रिवीजन हो गया। स्कूल में कोई भी यूटी आपके एमटी आएंगे तब हम एक बार रिवाइज करेंगे। एक बार हम पूरा मैथ फिर से रिवाइज करेंगे अपनी तरफ से कि 6 महीने हो गए रिवीजन नहीं किया। एक अपने हाफ ईयरली आएंगे तब रिवाइज करेंगे, और एक बार ईयरली एग्जाम होने से पहले रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से 5 to 6 टाइम हमारा रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तब आप लोग खुद इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि 95 से 100% के बीच में मार्क्स हम आराम से लाएंगे इन ईच ऑफ सब्जेक्ट। कॉन्फिडेंस खुद होता है स्टूडेंट को। कभी भी ये नहीं कहेगा जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना कि मैम पता नहीं क्या होगा, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस इतना होता है कि नहीं मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैं अपनी बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मेरे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम थे, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो आई वाज लाइक कि कहाँ कट गए। मतलब सोचो, मुझे पता है आधे बच्चे हंसेंगे भी इस बात पर कि मैम 98 आ तो गए, खुशी मनाओ। खुशी थी, बट उस चीज 2 का कि कहाँ, क्योंकि आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा कहीं पे कोई गलती है ही नहीं, एक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, हर जगह मैंने प्रॉपर लैंग्वेज लिखा हुआ था, अच्छे तरीके से उसको लिख करके आए। तो फिर 2 मार्क्स कटे कहाँ, और उसका आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहाँ कटे, कहाँ मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मतलब ऐसा होता था कि अच्छा ये भी सारा पेपर करके मैं पहले बैठ गई थी, कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो ये तभी आता है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक बार ही रिवाइज किया था, आराम से मैंने 5 to 6 टाइम रिवाइज किया था, क्योंकि मैथमेटिक्स इज लाइक माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो उस टाइम पे भी फेवरेट था, तो मैंने इतनी बार रिवीजन किया था, ऐसा लगता जब भी नींद आती थी चलो मैथ खोल लेते हैं, रात को चलो नींद आ रही है मैथ कर लेते हैं। तो इस टाइप्स तो हमेशा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में ऐसे आ जाए ना तो क्या ही कहने हो, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आप लेकर के आ सकते हो जब हम इतनी बार रिवाइज करेंगे। और ऐसा नहीं कि इतनी बार हमने, बस मैम ने बोला है 5 से 6 बार, मतलब अकॉर्डिंगली कि पहले हमने वीकली किया, फिर मंथली किया, फिर हमने अपने किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए किया है, फिर हमने अपने हाफ ईयर एग्जाम्स के लिए किया, फिर एक बार पूरी मैथ का या पूरे फिर केमिस्ट्री का फिर से रिवीजन करेंगे। तो हमें रिवाइज करते रहेंगे ना। और जब हमने पहले से रिवीजन कर रखा है, तो एक बात सोचो, सेकेंड टाइम रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही इतना रिवाइज कर रखा है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जब बाद में क्वेश्चंस देखोगे ना, अरे ये तो आता है, आगे छोड़ो, ये तो आता है, बट ऐसे नहीं करना। ये तो आता है ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उनको साइड में कर दो। मतलब वो आप रिवाइज करोगे तो खुद आप डिफ्रेंशिएट करते हुए चलोगे कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो मीडियम को फिर से एक बार कर लिया, डिफिकल्ट तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जब हम इतनी बार रिवाइज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने को एक आर्ट आ जाती है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने 12th ये बोर्ड्स के लिए। तो आप इंश्योर करो कि आप हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे ही करोगे। एंड इसके बाद जो हम बात करेंगे उसके हम बाद में बात करेंगे। तो अभी इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रिंट आउट निकलवाना है सिलेबस का, आज या कल में आप जाओगे, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैम नहीं जा रहे या टाइम नहीं मिला। घर पे प्रिंट आउट है, घर पे निकालो, नहीं अपने पेरेंट्स को, भाई बहन जिसके थ्रू भी आपको करना है करो। फिर मैंने आपको बताया कि हमें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अच्छे से यूज़ करना है, बेसिकली बहुत अच्छे से उनको स्टडी करना है, शॉर्ट नोट्स बना करके चलने हैं। वीकली, डेली और मंथली गोल अपने को सेटिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर पेपर परचेज करने हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और ऐसा नहीं कि अक्टूबर में जाकर के आपकी नींद खुलेगी, अरे यार ले लेते हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जब आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर का ये चैप्टर वाइज ले लोगे, प्रिंट आउट निकलवा लोगे, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। आज के आज कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप परचेज कर लोगे, आपके पास अरेंज हो जाएगा कहीं से, आपके कोई सिबलिंग में है, कोई बड़े भाई बहन है, उनके हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन भी आपके पास अवेलेबल हैं, देन आप लोग वहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि येस मैम हमारे पास आ चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा, जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अपने को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जिसमें अपने को सुपर शॉर्ट नोट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करनी है, अटेंशन देना है, हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से देना है वो भी मैंने बताया। एंड रेगुलर रिवीजन तो लाइक सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं एक छोटा सा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या हो सकती है, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है? फैमिली हो सकती है, ये बहुत मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। दोस्त यार हो सकते हैं, आधे बच्चों को प्यार मोहब्बत की कहानी हो सकती है, मोबाइल गेम्स हो सकते हैं, ठीक।
मैम पबजी खेले बिना नींद नहीं आती, मैम फैमिली फंक्शंस है, मैम इतने सारे दोस्त हैं, मैम क्या करें, प्यार मोहब्बत का मामला है, इनके लिए आप मेरे पास उठ करके आओगे? नो, कोई तरीका नहीं है। मैं थोड़ी सी हार्श बातें हो सकती है, बट आप कहो कि मैम मैं मोबाइल पर कैसे गेम खेलना बंद करूं, मुझे खेलना पसंद है, उसके बिना मेरा दिन नहीं निकलता, तो भाई तुम मोबाइल पर गेम खेलो। फिर तुम्हारे अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए कि तुम खुद उस चीज को क्विट करो। आप नहीं क्विट कर पा रहे हो, मतलब आपके अंदर उतनी विल पावर है ही नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाने का उतना जज्बा है ही नहीं। जब किसी चीज को करने का जज्बा होता है तो अपने आप ये डिस्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। तो या तो आप बाकी की चीजें करो या फिर ये डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में रखो। फैमिली फंक्शंस हैं, दिवाली है, होली है, घर में किसी की शादी है, बुआ के घर में ये फंक्शन है, मामी के घर में ये फंक्शन है, सब अवॉइड करना पड़ेगा जस्ट फॉर 300 डेज। भाई 12th क्लास है, अच्छे से परसेंटेज बनानी है, अलॉन्ग विद हमें अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा बच्चे प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ 12th की बातें कर रहे हैं, तब भी हमें इतनी सारी चीजें पता चल रही हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेगा, कोई अपना नीट के लिए प्रिपेयर करेगा, वो भी तो हमें साथ के साथ लेकर के चलना है। तो ये 300 दिन हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर किसी की लाइफ में जब भी ये 300 दिन आते हैं हमें सारी चीजें भूलनी पड़ती हैं, लाइक फॉर दोज 300 डेज। तो कोई इस चीज का बुरा मत मानना कि मैम ने ऐसे क्यों बोला या हमें ऐसा क्यों करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने अपने फैमिली फंक्शंस को छोड़ दिया। अरे भाई, लाइफ में बहुत फैमिली फंक्शंस आएंगे, लेकिन 12th वापस ना करनी पड़े या 12th में रिजल्ट खराब ना हो तो हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। बहुत सारे दोस्त होंगे आपके आसपास, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किन दोस्तों के कांटेक्ट में आपको रहना है। कोई दोस्त जो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, अरे भाई क्या करेगा पढ़ के, इतना तो पढ़ता रहता है, कट देम। दिस इज द टाइम जब आप अपने आप को टाइम दो, अपने सराउंडिंग्स में किसको रखना है, कौन से दोस्त रखने, ये थोड़ा अपने को वाइजली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अरे उसका फोन आ गया, चल यार मंदिर चलते हैं, मतलब मंदिर सुन के ऐसा लगता है ना कि अरे पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे, चलो घूमना हो जाएगा। घर पे बोलते हो पेरेंट्स को कि यार दोस्त ने बोला है कि मंदिर जाना है, तो पेरेंट्स भी क्या कहेंगे, बोले भाई चलो जाओ, मंदिर ही जा रहे हैं। तो खुद से झूठ मत बोलो, तुम किसी और को पागल नहीं बना सकते, अपने टीचर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप अपने आप को बना रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखो कि ये डिसीजन आपको खुद लेने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपको मना करें कि नहीं बेटा आपको नहीं जाना चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या आपके लिए सही है इस टाइम पर, क्या सही नहीं है। तो ये डिस्ट्रैक्शन के लिए बच्चे कमेंट करते हैं, क्लासेस में पूछते हैं मैम क्या करें, मोबाइल गेम खेले बिना नींद नहीं आती, एडिक्शन है, ये खुद क्विट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दवा नहीं आती जो मैं आपको दे दूं और आप कहोगे हाँ मैम आज से हम मोबाइल गेम खेलने की इच्छा नहीं हो रही है। ये एक मोटिवेशन है कि क्या आपको 12th क्लास में 100% मार्क्स लाने का कितना ज्यादा विलिंग पावर है। विल पावर कहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जो मैराथन दौड़ते हैं या जो अपने ओलंपिक्स में खेलते हैं, क्या उनके अंदर इतनी पावर होती है कि जो 25 किलोमीटर दौड़ते रहते हैं, 22 किलोमीटर दौड़ते रहते हैं, क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ अलग से आती है? दैट इज कॉल्ड विल पावर। विल पावर स्ट्रांग है तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आधा किलोमीटर रन करने के बाद में भी कोई नहीं दौड़ सकता। विल पावर स्ट्रांग है तो यू कैन रन अराउंड 5-10 किलोमीटर वेरी इजीली। तो ये कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछेगा कि मैम फैमिली फंक्शन है तो क्या करें। आप आराम से सोचो, फैमिली फंक्शन 2-3 दिन का भी हुआ तो हमारा कितना बड़ा लॉस होगा। 3 दिन मतलब 1%, तो 3 दिन में कितना रिवाइज कर सकते थे वो लॉस हो जाएगा। तो ये 300 दिन के बाद जो भी फंक्शंस आएंगे आप आराम से एंजॉय करना, अपनी लाइफ जैसे भी एंजॉय करना है। बट अभी अपना एंजॉयमेंट इसी में है कि हमें किस तरीके से अपने को स्टडी करनी है। अकॉर्डिंगली प्लान बना करके चलोगे जिस तरीके से मैंने बताया था, तो डेफिनेटली आपके 95% प्लस से मार्क्स कम नहीं आएंगे, और आपने नहीं किया तो फिर आप ही उसके हकदार होंगे। आई नो थोड़ी सी कड़वी बात है, बट बेटा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को सबको समझाओ अच्छे से। पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है, अलॉन्ग विद ये डिस्ट्रैक्शन बहुत लोगों की लाइफ में आती हैं। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार दोस्त ले गया, 2 घंटे खराब हो गए, आज घर में ये पूजा है, मतलब अटेंड करो बट इन अ लिमिटेड वे। क्लियर? ओके, सो एंड इन दी एंड हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते ही हैं, तो किसी को ऐसे परेशान नहीं होना कि पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है।
सब अच्छे से पढ़ाई करोगे, सबके साथ अच्छा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और छोटा सा कोटेशन यू कैन सी कि सक्सेस जो दिखता है ना, वो ऊपर वाला कहानी है। हमेशा ना लोगों को, आसपास के लोगों को सक्सेस दिखती है, जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बड़े खुश होंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया अच्छे मार्क्स है। लेकिन उसके पीछे ना हमेशा हार्ड वर्क, पर्सिस्टेंस, लेट नाइट स्टडी, रिजेक्शंस, कि हमने रिजेक्ट कर दिया, मुझे वहां घूमने नहीं जाना, सेक्रीफाइसेस, डिसिप्लिन, क्रिटिसिज्म, डाउट्स, फेलियर, रिस्क, मतलब कितना कुछ उसके पीछे होता है, तब जाकर के एक सक्सेस अपने को मिलती है। तो सक्सेस इज नॉट दैट इजी थिंग। मतलब ये आप इन जनरल लाइफ में भी ले सकते हो कि आप आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको लेट नाइट स्टडीज करने पड़ते हैं, अपने फूड हैबिट्स कंट्रोल करने पड़ते हैं कि भाई तबीयत खराब ना हो, शादी फंक्शंस आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, कितना कुछ सुनने को मिल जाता है, अरे ये तो आता ही नहीं है, आती नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपकी सक्सेस आपके सामने आती है सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बहुत अच्छे से मन लगा करके अकॉर्डिंगली प्लान करनी है चीज़ों को। सबसे पहले अपने को प्रिंट आउट निकलवाना है, 2 चीज़ नहीं भूलनी, मैं आपको भूलने नहीं दूंगी। एंड अपने को प्रीवियस ईयर पेपर के चैप्टर वाइज पेपर्स या जो भी है क्वेश्चन पेपर्स अपने को परचेज करने, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।